मार्च का दूसरा पखवाड़ा, सुहावना मौसम, सुहानी धूप लेकिन हल्की बहुत ठंडी लहर का भी असर। बसंत बहार का मौसम, बसंत प्रकृति के हर कोने को छूता है। चहु और फूल ही फूल से विषैले मौसम में इंसान तो क्या जानवर भी कहके रह सकते हैं। अच्छे सुरभि पार्क के एक कोने में बेंच पर कुछ ऐसा ही सोच रही थी। सामने एक चबूतरा सा बना था जिस पर कबूतर दाना चुग रहे थे। सुरभि बहुत गौर से देख रही थी कबूतरों के झुंड को। वह देख रही थी कि कबूतर अपनी प्यारी कबूतरों को रिझाने में शामिल है। कबूतरों के आगे अपने बगीचे वाला हिस्सा फुलाकर सजदा करने के सिक्के में सर झुका रहे थे। फिर गोल गोल घूम रहे थे और कबूतरियां वो मगन थी दाना चुगने में, जैसे कि ओवेलिन कर रही हो या कनखियों से देख रही हो। ये तो सुरभि को क्या हुआ, लेकिन दृश्य सच में ही दर्शनीय था। वह भूल गया कि वह यहाँ क्यों किराए पर है। तभी एक कबूतरी इठलाती हुई जैसे ठुमक रही हो झुंड से अलग दाना चुगने लगी। कबूतर भी उसके पीछे पीछे रिझाने के लिए सामने गोल गोल घूमता रहा। वह यह हंस पाद से जोर से देखा। उसे अपनी हंसी खुद को ही देखे गए सेठ सी लगी। पत्रिका लगी, वह भी तो इन कबूतरों की तरह ही सूचीबद्ध हो गई है। आज ये कबूतर किस तरह से कबूतरी आगे पीछे घूम रहे हैं। जब मन भर जाएगा तो दूसरी कबूतरी ढूंढेगा। ये मटियाली नर जाति ही छलिया है। मादा हमेशा छली ही जाती है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंसान हो या कोई और प्राणी, प्रवृत्ति तो एक ही होती है। तो फिर सुरभि, तुम यहां क्या कर रही हो? विवेक का वादा याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन वह बदल गया है। वह तो शादी ही कर ली। तुम यहां कैसा वादा निभाने आई हो? क्या पट्टा अब भी कोई ऐसा है? हाँ, मुझे नहीं पता उसे आज का वादा याद है या नहीं, लेकिन मुझे याद है। मैं आज तो उसका इंतजार करूंगी ही। उसी ने कहा था कि आज वह जरूर मिलेंगे। खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी सुरभि। विवेक का आदेश आया ही सुरभि के दोस्त पर मुस्कुराहट तेर गई। वफादार हो या बेवफा, लेकिन स्त्री प्रेम करती है। उसका नाम प्रावी उसके मन को महका देती है और वह अनुकरण करती है। विवेक सहपाठी तो सुरभि का थी, लेकिन कभी कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया कि विवेक नाम का लड़का भी उसके साथ है। एक दिन की कक्षा में वाक्य ने अपना ध्यान विवेक की ओर खींचा। विवेक ने कक्षा में प्रवेश द्वार पर राम लिखा और कहा कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता वह इस नाम को लांघ कर दिखा दे। अब ऐसी किसकी कहानी थी कि जो भगवान के नाम को लंगड़ा देता है? कोई भी आधुनिक का दिखावा क्यों न करे, वह आपके अंतर्मन से तो धार्मिक ही होता है। क्या यार विवेक, ये क्या मजाक है? ऐसे भी कोई क्या करता है? लक्ष्मण रेखा सी खींच दी तुम्हें तो क्यों मजाक कैसे हैं? तुम सब लोग मुझे हर रोज हो परेशान हो कि मैं पंडित जी हूं, तिलक लगा कर जाऊंगा आदि आदि। हाँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ और हूँ मैं धार्मिक। अगर तुम लोग नहीं हो तो तुम सब जाओ, क्या देखो। अच्छा बाबा हाथ के डॉक्टर हैं, माफ कर दो, अब नहीं सिखाएंगे। विवेक ने बड़ी श्रद्धा से दर्द के बल बैठकर राम के नाम को माथा नवाकर अपने रुमाल से पूछा और रुमाल अपनी जेब में रख लिया। सभी विद्यार्थी कक्षा से निकल आए। सुरभि कुछ पल रुकी और सारी घटनाओं पर विचार करने लगी। वास्तविक उनकी घटना पर काम और विवेक पर अधिक ध्यान दिया गया था। एक सामान्य सा लड़का, किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार जैसा तो नहीं था, लेकिन विवेक में कोई बात नहीं है। मुझे यह लड़का इतना क्यों आकर्षित कर रहा है? सुरभि के मन में यह बात उठ रही थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। सुरभि का लक्ष्य कॉलेज लेक्चरर बनना था। विवेक आईएएस अधिकारी के लिए चुना गया था। वह हर समय सऊदी अरब में डूबा रहता था। समय मिलने पर मंदिर चला गया।
अब थोड़ा सा समय सुरभि के लिए भी एक दोस्त था, लेकिन ध्यान अपनी सहेली पर। उच्च मध्यम वर्ग से विवेक पिता भी रेलवे में अच्छे पद पर थे। कोई बड़ी जिम्मेदारी उनकी सर पर विश्वास नहीं थी जो पढ़ाई के सदस्यों में रहती थी। सुरभि उसी शहर की रहने वाली थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई सुरभि को पता ही नहीं चला, और पता तो विवेक को भी नहीं पता चला। मोटी हैवी वॉल्यूम स्टॉक एक्सचेंज जिप्सी ना जाने कब प्रेम की मोटो सी महीन किताब भी पढ़ी। लेकिन विवेक के सामने अब भी अपना लक्ष्य ही था। कॉलेज के बाद दोनों अपनी वैश्वीकरण परीक्षा की तैयारी में लग गए। विवेचक कर्मचारियों ने पेइंग गेस्ट की तरह रहना छोड़ दिया। अध्ययन और अध्ययन दोनों ही जारी थे। विवेक ने IAS की परीक्षा भी दे दी। अब नतीजों का इंतजार था। उसे 100% विश्वास था कि वह अपना पेपर क्लियर कर लेगी। सुरभि को भी बेसब्री से इंतजार था। उनकी सफलता पर ही दोनों का भविष्य रुका था। विवेक की आशा का ढांचा बदल गया। वह पास नहीं हुआ। सुरभि ने धूप दी पर फोन किया, लेकिन विवेक अनमना सा ही बोल रहा है। एक हफ्ते बाद उनसे मिलने के लिए उन्होंने कहा और फोन बंद कर दिया। अपने वादे के मुताबिक वह एक हफ्ते बाद सुरभि के साथ थी। विवेक को बहुत बुरा लग रहा था। सुरभि ने समीमा किया कि उसकी तरह और भी मिल गए हैं और भी उसके साथ अभी भी कोशिश करनी चाहिए। मेरा चयन हो गया था। अगर मैं ज्योतिष का उपाय करूं तो उपाय? सुरभि ने कहा, तुम इसे मेहनत कहो और मैं इसे किस्मत कहूंगा। मेरी किस्मत के दस्तावेज से कम अच्छे हैं शायद। ज्योतिषी ने अब भी बताया है ये उपाय। अब मैं वह उपाय को करने में सहायता। हाँ बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुझसे 2 साल के लिए दूर जाना होगा। मेरी खत लिखना, फोन पर बात सब कुछ बंद करना होगा। भूल जाने की होगी किसी विवेक का नाम का व्यक्ति का जन्म जन्मतिथि में आया था। सुरभि बहुत हैरान थी। आंखें भर आई। यह कैसी शर्त थी? वह कुछ बोल नहीं पा रही थी कि क्या कहे। विवेक कतर दृष्टियों से देख रहा था और कह रहा था, सुरभि मैं सपने देखना नहीं चाहता और मेरा लक्ष्य जो मेरा दर्शन बन रहा है उसे चुकाना भी नहीं चाहता हूं। मुझे सिर्फ 2 साल का समय, 2 साल बाद फिर से आखिरी मौका मिल जाएगा। मैं असफल हूं या नहीं, मेरी बात का विश्वास करो। सुरभि के पास बहुत सारे शब्द थे, लेकिन वह अवाक थी। बस हाँ में सरदार ही हिला पाई। विवेक तो चला गया, लेकिन सुरभि को लगा कि उसकी देह से किसी ने प्राण ही खींचे हो। कुछ दिन तक निष्प्राण सी रही। फिर खुद ही अपनी साझीदारी की 2 साल तो यूं ही निकल जाएगी। वह इतनी नौकरानी कैसे हो सकती है? विवेक की राह में रोबोट कैसे बन सकता था? अब वह भी कॉलेज में पढ़ने लगी थी। शादी की बात पर टाल मटोल करती है। सुरभि ने एक दिन घर जाकर सभी को सच बता दिया कि वह 2 साल पहले और विवेक के अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाएगी। और अब जबकि विवेक ने विवाह कर लिया है तो उसने घर वालों को क्या उत्तर दिया? सबसे मन और आंखों से वह घरेलू सोच रही थी। कबूतरों का नृत्य अब भी जारी था। सुरभि अब ये डांस नहीं पसंद आ रहा था। उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। उसके सामने विवेक और उसकी एक छवि नीचे दिखाई देती है। यही तो साथ में पिछली रात को विवेक के साथ जब वह रेलगाड़ी में थी। यह संयोग ही था कि जिस रेलगाड़ी से वह अपने शहर जा रही थी उसी से बीच मार्ग में विवेक भी चढ़ गया था। और उन्हें भी बड़ा संयोग हुआ कि वह उसी के केबिन में आ रही थी। विवेक को अचानक आपके सामने पाकर सुरभि आश्चर्यचकित होकर कुछ देखने को मिली थी कि विवेक ने अपने एल्स पर उंगली रखी और उसे चुप रहने का संकेत दिया और घूम गया। उसके पीछे एक लड़की थी। संभवतः वह नवविवाहित, रेशमी हाथों में चूड़ा पहनावा था। विवेक का पर्दाफाश हो गया और वह सामान की व्यवस्था करने में लग गया।
थोड़ी देर में विवेक भी आ गया और गाड़ी चल पड़ी। सुरभि 2 साल पहले की तरह फिर से अवाक रह गईं। बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन विवेक का उसे चुप रहना समझ में नहीं आया, बल्कि उसे यह समझ आया कि विवेक अब उसे नहीं आ रहा है। शादी कर ली उसने, कितनी खुशी थी उसे यह जानकर कि विवेक को उसकी मंजिल मिल गई थी। अब उसका भी वनवास खत्म हो गया। खुशी खुशी सामान की लालची और 15 दिन की छुट्टी की शिकायत देकर चल पड़ी थी विवेक से मिलना अपने शहर में, जहां उसका अपना घर भी था। और अब रुलाई रोकी नहीं जा रही थी। आंखें छुपते पूरे वाशबेसिन की तरफ हो गईं। रोपत, लेकिन यह शब्द कैसी जबरदस्ती थी। जोर से रो भी नहीं सकता था कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। दिल था कि रायन आ रही थी। आंसू मचल रहे थे, लेकिन रोकर रियल्टी भी नहीं चाह रही थी। अपनी सीट पर अपना ज्ञान कंबल ओढ़कर सोने का निगम करने लगी। कुछ खाने पीने की इच्छा ही मर गई। मुंह दम पे वह बाहर से आने वाली आवाजों को अनसुना कर रही थी। वे आवाजें विवेक और उस ईसाई की थी जो धीरे धीरे बातें करते हुए हंस रही थी। रात काफी हो गई थी। यात्री लगभग इतने ही थे। सुरभि के सामने वाली सीट पर वह युवती सो रही थी। ऊपर की सीट पर सबसे अच्छा विवेक था। देखने का प्रयास भी नहीं किया। रेल के चित्रों पर दौड़ने की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। सुरभि को यूं लगा कि जैसे रेल उसके ऊपर से ही गुजर रही है और वह टोक्यो टोकरा रही है। तभी उन्हें एक खूबसूरत नजरों की तपिश खुद पर महसूस हुई। उसे सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो विवेक ने बहुत ही लेटेस्ट और कातर नजरों से उसे निहार रहा था। सुरभि को रुलाई फूटने को हुई। उसने कंबल में मुंह ढांप लिया। छलिया चल ही तो था विवेक ने उसके साथ। बेहतर किया और उसे क्या कहा। सुबह गाड़ी से उतरकर विवेक को पलट कर भी नहीं देखा। इंटरैक्टर फिर उहापोह में फंस गया कि नापा दिल दिमाग के अंग चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। बाबूजी, भाई, भाभी सभी ने मांगी थी चाहत, लेकिन इंतजार करने के लिए कहा और घर से पार्क के लिए चल दिया। भाभी चौक पोस्ट सुरभि सामने रोजगार युक्ति मुस्कुराती रही थी। उसे चौंकाते हुए विवेक और सोसाइटी दोनों को जोर से हंसते हुए देखें। सुरभि फिर से जीभ तालू के चिपचिपी हो जैसे चुपड़ी बोलती बंदा। अरे भाभी, आप ऐसे हैरान हो सकते हैं, मत देखिए, विवेक की चचेरी बहन हूं। 1 महीने पहले ही शादी हुई है। विवेक ने मुझसे कहा कि मैं भी साथ चलूं। संयोग से हम एक साथ एक ही केबिन में थे तो विवेक को मजाक उड़ाया गया। आपका सवाल मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन ये बोला कि थोड़ा सा सताने में क्या हर्जा है। सुरभि की मन स्थिति अजीब थी। खुशी भी पाकीन भी नहीं कर पा रही थी। रोके हुए फूल छलक ही उठे। विवेक 11 तू शैतानी दिमाग से निकला। मुझे कितना सताया, 2 साल का बनवास देकर भी चैन नहीं मिला। क्या तुम जानो मैंने कल रात कैसी गुजराती सोचो। अगर मैं आज ना आऊं तो तुम क्या करो। कैसे नहीं आती तुम, मुझसे मेरे प्रेम पर विश्वास था। तीनों चले पड़े रहते। सुरभि ने कबूतरों के झुंड को देखा तो अब भी डांसरीज ही थी। उसने सोच के कहा कि मेरा विवेक तो इन कबूतरों जैसा छलिया तो नहीं है।